बच्चों हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, और इसमें दो टाइप के रहते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग एंड इंडक्टिव रीजनिंग। जब हम डिडक्टिव रीजनिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले ये फाइंड आउट करने की जरूरत है, ये जानने की जरूरत है डिडक्टिव रीजनिंग होता क्या है। तो पहले पॉइंट की मैं बात करूंगा डिडक्टिव। डिडक्टिव मीन्स यूजिंग नॉलेज अबाउट द थिंग्स दैट आर जनरली ट्रू। दैट मीन्स हम उन सारे एस्पेक्ट की नॉलेज को यूज कर रहे हैं जो जनरली ट्रू होते हैं, दैट इज नोन एज डिडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स द एबिलिटी टू ड्रॉ सम लॉजिकल कंक्लूजन्स फ्रॉम द नोन स्टेटमेंट। हम नोन स्टेटमेंट से जो कंक्लूजन निकाल रहे हैं, नोन प्रीमिस इस बात बोले उसे, या नोन एविडेंस बोले, या ट्रू फैक्ट बोले, अगर इससे हम कुछ कंक्लूजन ले रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे, डिडक्टिव रीजनिंग। एग्जाम्पल के तौर पर हम सभी जानते हैं ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, मतलब इंसान कभी ना कभी खत्म होना है, वो मोर्टल है, ये हम सभी जानते हैं, ये अटल सत्य है, ये फैक्ट एब्सोल्युटली ट्रू है। तो अगर हम इसके बेसिस पर हम डिसीजन लें तो मैं यहां पर कह सकता हूं ऑल ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, तो यू आर ऑल्सो मोर्टल। मतलब जब सारे ह्यूमन बीइंग मोर्टल हैं और आप भी ह्यूमन बीइंग हो तो आप भी कहीं ना कहीं क्या रहोगे, मोर्टल रहोगे। तो एग्जाम्पल के तौर पर हमने यहां जो कंक्लूजन निकाला, वो कंक्लूजन कहां से निकाला, ट्रू फैक्ट से निकाला। सो दिस इज डिडक्टिव रीजनिंग बिकॉज द कंक्लूजन टेकन फ्रॉम ट्रू फैक्ट। आगे बढ़ सकते हैं बेटा, इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग क्वाइट डिफरेंट रहेगा। पहले यहां पर फैक्ट फाइंड आउट किया जाता है और उसके बाद उस फैक्ट के बेसिस पर रीजनिंग यहां पर ड्रॉ किया जाता है। जब हम बात करेंगे इंडक्टिव रीजनिंग की, तो हम यहां ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे हम ह्यूमन बीइंग से के बारे में बात करें कि राम मोर्टल है, श्याम मोर्टल है, मोहन मोर्टल है, सीता मोर्टल है, गीता मोर्टल है, इसका मतलब हर कोई मोर्टल है, तो ह्यूमन बीइंग आर मोर्टल। तो पहले हमने फैक्ट के बेसिस पर कंक्लूजन निकाला, एक माइंडसेट बनाया, और उसके बेसिस पर फिर आगे डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। तो जैसे इंडक्टिव मींस यूजिंग पर्टिकुलर फैक्ट एंड एग्जांपल्स टू फॉर्म जनरल रूल्स एंड प्रिंसिपल। यानी पहले यहां प्रिंसिपल बनेगा, फिर उस प्रिंसिपल के बेसिस पर जजमेंट होगा। पहले यहां फैक्ट फ्रेम होंगे, उसके बाद उन बेसिस पर जजमेंट देंगे। सो इन इंडक्टिव रीजनिंग, देन हम इंडक्टिव रीजनिंग की बात करें, वी फर्स्ट ड्रॉ प्रिंसिपल्स, देन वी टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ सच प्रिंसिपल। एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, मोहन इज अ मोर्टल, मोहन मोर्टल है, राधा मोर्टल है, करीम मोर्टल है, तो प्रिंसिपल हमारा क्या बन गया, ऑल ह्यूमन बीइंग इज मोर्टल। तो हम बात करेंगे एज पर द एबव प्रिंसिपल राम विल ऑल्सो बी मोर्टल। अगर हम किसी थर्ड पार्टी की बात करेंगे, राम की बात करेंगे, मोहन की बात करेंगे, श्याम की बात करेंगे, तो वो भी क्या रहेगा, फिर मोर्टल ही रहेगा। अगर अगले मुद्दे की तरफ चले, लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस क्रिटिकल रीजनिंग, तो यहां अगर हम बात करेंगे, लॉजिक इज द वन ऑफ द मेन पिलर्स ऑफ द क्रिटिकल रीजनिंग या क्रिटिकल थिंकिंग। यानी लॉजिक की अगर हम बात करें, लॉजिक की अगर हम बात करें तो एक पिलर का काम करता है। किसके लिए पिलर का काम करता है, क्रिटिकल थिंकिंग। अगर आपने क्रिटिकल थिंकिंग स्टैब्लिश करनी है तो उसके लिए लॉजिक्स आपके पास होने चाहिए। क्रिटिकल थिंकिंग के कुछ और भी पिलर्स होते हैं, लेकिन उनमें से लॉजिक भी एक अपने आप में मेन पिलर है। तो यहां लॉजिकल रीजनिंग और क्रिटिकल थिंकिंग में जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लॉजिक एक पिलर रहेगा, किसके लिए, क्रिटिकल थिंकिंग के लिए। मतलब बिना लॉजिक के क्रिटिकल थिंकिंग नहीं हो सकता। तो क्रिटिकल थिंकिंग वाइडर हो गया, लॉजिक एस्पेक्ट एज कंपेयर टू क्रिटिकल थिंकिंग क्या हो गया, नैरो एस्पेक्ट हो गया। क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड कर लेता है लॉजिक को, और लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। सो द क्रिटिकल थिंकिंग इज इम्पॉसिबल विदाउट द लॉजिकल रीजनिंग। और हम कह सकते हैं कि जब वो एक मेन पिलर के तौर पर काम करता है, और बिना पिलर्स की बिल्डिंग नहीं बन सकती। कभी देखा है कि आप पिलर मत लगाओ बिल्डिंग बना दो, तो जब मेन पिलर के तौर पर काम कर रहा है तो बिना लॉजिक के कहीं ना कहीं क्रिटिकल थिंकिंग पॉसिबल नहीं है। However, many other things involved in the critical thinking. वो एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं, हमने बोला many other things involved in the critical thinking, और उनमें पहला एस्पेक्ट क्या रहेगा, एम्पैथी, एनालॉजी, क्रिएटिविटी। मैंने क्या बोला था, क्रिटिकल थिंकिंग इज अ वाइडर एस्पेक्ट जिसमें लॉजिक्स के अलावा और भी काफी कुछ होता है, और यही हमारा एक बेसिक डिफरेंशिएशन है। एम्पैथी क्या होता है, मीनिंग एम्पैथी का, एबिलिटी टू इमेजिन व्हाट someone else is feeling or experiencing, that is known as empathy.
बेटा मेरी क्लास में बड़े सारे बच्चे बैठे हुए हैं और मैं उनके बारे में अगर इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं, उनके बारे में फील नहीं कर पा रहा हूं, उनके बारे में एक्सपीरियंस गेन नहीं कर पा रहा हूं, किसको समझ में आ रहा है किसको समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब एम्पैथी मेरे पास नहीं है। मैं बच्चे की शक्ल देख के अगर पहचान लेता हूं कि इस बच्चे का क्वेश्चन ये हो सकता है, इस बच्चे को इफेक्ट समझ नहीं आ रहा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ इमेजिनेशन की मेरे पास कैपेबिलिटी है, मैं फील कर लेता हूं। तो हमने बात किया एम्पैथी को अगर हम डिफरेंट सेंस में बात करें कि अगर किसी एस्पेक्ट के बारे में इमेजिन कर लेना, एबिलिटी टू इमेजिन अगर आपके पास है, किसी भी फैक्ट के बारे में, किसी सर्कमस्टांसेस के बारे में, किसी एक्सपीरियंस के बारे में, हम आपको सीएस का जो प्रैक्टिकल पोर्शन पढ़ा रहे हैं उससे आप कहीं ना कहीं आप जब काम करोगे अपनी सीएस की लाइफ को भी इमेजिन कर सकते हो कि आज हम कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, आज हम टैक्सेशन पढ़ रहे हैं, तो जो सीएस बन जाएंगे तो उसे कैसे अप्लाई करेंगे, तो ऐसा इमेजिनेशन कहीं ना कहीं आपकी क्या बन जाएगी, एम्पैथी बन जाएगी। एक छोटा बच्चा जिसने कभी ट्रेन को चलता हुआ नहीं देखा और उसको कोई बता रहा है कि ट्रेन इलेक्ट्रिक वायर से चलती है, बिजली से चलती है, और छोटा बच्चा उसने देखा बिजली तो तारों से आती है, अब ट्रेन में तार जोड़ देंगे तो ट्रेन उस तार को खींचते खींचते कहां तक ले जाएगी, तार छोटा पड़ जाएगा। वो ऐसा इमेजिन कर सकता है, यस या नो? वो ऐसा भी इमेजिन कर सकता है कि शायद ट्रेन किसी वायर से टच होते हुए चलती होगी और उसको करंट मिलता रहता होगा, क्योंकि टच होने पर करंट मिल जाता है। तो ये इमेजिनेशन अगर बिना देखे बन पा रहा है, दैट इज नोन एज एम्पैथी। तो क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते तो उधर एम्पैथी भी होना चाहिए। एनालॉजी, इनका कहना है नोटिसिंग सिमिलरिटीज एंड थिंकिंग दैम थ्रू। सिमिलरिटीज को जब हम नोटिस करते हैं उससे क्या बोला जाता है, एनालॉजी। आप अपने घर में घुसे, जैसे ही घर में एंट्री किया, आपका बड़ा भाई बड़े गुस्से में था, मदर की तरफ देखा वो भी बड़े गुस्से में थी, फादर की तरफ देखा वो भी बड़े गुस्से में थी, आपने कहा माहौल गर्म है, चुपचाप से चले जाओ। मतलब आपने जब सिमिलर थिंग्स को कहीं ना कहीं देखा तो थोड़े अलर्ट हो गए। तो कई बार सिमिलर थिंग्स को देखने से जब हम देखते हैं दैट इज या एनालाइज कर रहे होते दैट इज नोन एज एनालॉजी। क्रिएटिविटी की बात करते हैं, इनका कहना है क्रिटिकल थिंकिंग इज डिपेंडेंट ऑन द इनोवेशंस या प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन या प्रॉब्लम सॉल्विंग, एंड इनोवेशन डिपेंड अपॉन द क्रिएटिविटी। यानी जब भी हम कुछ नया कर रहे होते हैं तो वो हमेशा क्रिएटिविटी से ही आता है। जैसे हमने घर में चाय बनाना है तो उसमें कोई स्पेशल मसाला डाल के देख सकते हैं कि वो उसका टेस्ट क्या आता है, तुक्का ठीक लग गया तो अच्छी बात है, आगे से उसे कहीं ना कहीं बोल देंगे कि इसे हर कोई यूज करे, अगर नहीं लगा तो नहीं लगा। तो जब जब हम बात करते हैं कुछ नया करना पड़ता है, अगर इनोवेशंस करने तो क्रिएटिविटी लानी पड़ती है, और कई बार क्रिएटिविटी आपको सही रिजल्ट भी प्रोवाइड कर देती है। तो इनका कहना है क्रिटिकल थिंकिंग की बात करेंगे तो उसमें क्रिएटिविटी भी इंक्लूड है। तो यहां से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आप क्या बोलोगे, लॉजिक, एम्पैथी, एनालॉजी, क्रिएटिविटी एंड ऑल ऑफ दीज। अगर उन्होंने तीन ऑप्शन आपको दे दिए, एम्पैथी दे दिया, एनालॉजी दे दिया और कहीं ना कहीं लॉजिक दे दिए, और आपसे पूछा तो आप क्या टिक करोगे, फिर ऑल ऑफ दीज, या इनमें से कोई एक भी दे सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। ये कोई डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी आपसे लॉजिकल रीजनिंग वर्सेस क्रिटिकल थिंकिंग, बस आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल थिंकिंग इज वाइडर, लॉजिकल रीजनिंग इज अ नैरो। ठीक बात है। क्रिटिकल थिंकिंग इंक्लूड लॉजिक्स, और कहीं ना कहीं साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे लॉजिक इज अ पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग के पार्ट्स में अगर बात करें एम्पैथी, एनालॉजी और क्रिएटिविटी भी अवेलेबल होता है। आगे हम बात करेंगे बेटा सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग फॉर द कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी को लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत क्यों है, हालांकि हम बेसिक में इन सारे मुद्दों पर बात कर चुके थे जब हम रीजनिंग का बेस बना रहे थे। इंस्टीट्यूट ने, आईसीएसआई ने जो आपके सिलेबस में जो ये रीजनिंग इंट्रोड्यूस किया है, इसका रीजन क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि आईसीएसआई चाहता है कि हमारे प्रोफेशनल्स कहीं ना कहीं और ज्यादा बेहतर लॉजिकल ढंग से सोचें और ज्यादा बेहतर ढंग से डेवलप हो, और यही एक रीजन था उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग आपके सिलेबस में इंट्रोड्यूस कर दिया। तो लॉजिक फॉर्म्ड बाय करेक्टिंग या कोरिलेटिंग, लॉजिक फॉर्म्ड बाय द कोरिलेटिंग डिफरेंट फैक्ट एंड स्टेटमेंट, हम इन्हीं सारे मुद्दों की बात करते हैं। तो लॉजिक फॉर्म्ड बाय कोरिलेटिंग डिफरेंट फैक्ट एंड स्टेटमेंट, हम डिफरेंट फैक्ट एंड स्टेटमेंट को आपस में कनेक्टेड करते हैं और देन आफ्टर हम ये लॉजिक फॉर्म करते हैं।
और इनका कहना है एबव कोरिलेशन डन थ्रू द आर्ग्यूमेंट, और इन्हीं कोरिलेशंस को कई बार आर्ग्यूमेंट के थ्रू भी आपस में एक दूसरे से रिलेट किया जाता है। इन द वर्किंग, जैसे आपने कोर्ट में देखा होगा, आर्ग्यूमेंट चल रहे होते हैं, फैक्ट को एक दूसरे से रिलेट किया जाता है और बाद में जज को इशारा किया जाता है कि जज साहब अब तो साबित हो चुका है, यही पर्सन दोषी है। तो वही बात मैं आपसे कह रहा हूं कि डिफरेंट स्टेटमेंट फैक्ट को आपस में कोरिलेट करना, ये कहीं ना कहीं बेसिकली हमारा लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होता। और एक कंपनी सेक्रेटरी को भी कई बार वो सारे फैक्ट आपस में कोरिलेट करने पड़ सकते हैं और उसको भी कहां जाना पड़ सकता है, कोर्ट में जाना पड़ सकता है। तो मैं आपको बात कर रहा था सिग्निफिकेंस ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। अगर लॉजिकल रीजनिंग सीएस की लाइफ में कुछ रोल प्ले करती है, कुछ सिग्निफिकेंस रखती है, तो उन फैक्ट को बताओ। हमने कहा कोरिलेट करने का काम करती है और यही कोरिलेशन आर्ग्यूमेंट में भी काम आते हैं। और इन द वर्किंग ऑफ द कंपनी सेक्रेटरी वी हैव टू टेक डिसीजंस ऑन द लॉजिक्स, और लॉजिक्स के बेसिस पर ही हमें कंपनी सेक्रेटरी के तौर पर प्रैक्टिस करते टाइम पर कई बार डिसीजन लेने पड़ते हैं। कंपनी सेक्रेटरी जब एक प्रैक्टिस कर रहा होता है तो बहुत सारी रिपोर्ट्स उसे बना के देनी होती हैं, तो उन सारी रिपोर्ट्स को वो लॉजिकल वे में बनाएगा। सो द लॉजिकल रीजनिंग इज मच मोर इंपोर्टेंट फॉर द कंपनी सेक्रेटरीज। अब हम अगले मुद्दे पर चलेंगे, कंटेंट ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग। इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया आपके सिलेबस में, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग। एग्जामिनेशन में बेटा एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वर्बल रीजनिंग में क्या शामिल होगा, लॉजिकल में क्या शामिल होगा और नॉन वर्बल में क्या शामिल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल रीजनिंग, नॉन वर्बल रीजनिंग, ऐसा इंस्टीट्यूट क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो मैंने सिर्फ यहां हेड नोट कराए, इनकी एक्सप्लेनेशन हम अलग से करेंगे। अलग अलग टॉपिक में हम इनको एक एक करके प्रैक्टिकल पोर्शन के तौर पर इन्हें एनालाइज करेंगे। इनकी थ्योरी भी नोट कर लेंगे, थ्योरी नोट जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और वो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उन कंसेप्ट के बेसिस पर आएंगे उनकी भी प्रैक्टिस करेंगे। अब इसमें लॉजिकल रीजनिंग में इन्होंने क्या क्या कवर कर लिया, कैलेंडर, कॉज इफेक्ट, क्लॉक, कोडिंग, डिकोडिंग, ड्राइविंग कंक्लूजन फ्रॉम पैसिव, ड्राइंग इन्फेरेंसेस, नंबर टेस्ट, सीक्वेंस, सीरीज, स्टेटमेंट एंड एज्यूम्शंस। वर्बल रीजनिंग की बात करेंगे, अल्फाबेट टेस्ट, अल्फा न्यूमेरिक, सीक्वेंस पजल्स, एनालॉजी, असर्शन एंड रीजंस, ब्लड रिलेशन, डिसीजन मेकिंग, इंसर्टिंग मिसिंग कैरेक्टर, लॉजिकल सीक्वेंस टेस्ट, लॉजिकल वेन डायग्राम, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस टेस्ट, स्लोजन, साथ ही साथ में ट्रुथ टेलर्स एंड लायर्स। ये सारे एस्पेक्ट इन्होंने वर्बल रीजनिंग का पार्ट बना रखे हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग में क्या क्या है, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, कंप्लीशन ऑफ इनकम्प्लीट पैटर्न, फिगर मैट्रिक्स, ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल फिगर, मिरर इमेज और रूल डिटेक्शन या न्यूमेरिक एंड अल्फाबेटिक सीरीज। ये सारे आप ग्रुप वाइज थोड़े से माइंड में रख लेना, कौन सा वर्बल का पार्ट बनेगा, कौन सा नॉन वर्बल का। अभी मैं एक्सप्लेन इनको नहीं कर रहा हूं क्योंकि ये एक एक पॉइंट मुझे अलग से आपको एक्सप्लेन करना है डिफरेंट टॉपिक्स में, ठीक बात है। तो इन पर्टिकुलर टॉपिक्स के नाम से ही वहां पर एक सब टॉपिक्स बना रखे, स्टडी में उन सारे टॉपिक्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला हमारा एस्पेक्ट रहेगा, कहीं ना कहीं हम लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट्स को कवर अप करेंगे, और यहां जो हम बात करने वाले हैं वो क्लॉक रिलेटेड एस्पेक्ट्स पर पहले हम बात करने वाले हैं। उसके बाद हम कैलेंडर की बात करेंगे, 1 बाय 1 करके सारे टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो थ्योरेटिकल बेस था, थ्योरेटिकल पार्ट था, वो मैंने यहां तक ही सीमित रखा है। आपका ये सीट अब हमारी कंप्लीट हो जाती है, यानी लॉजिकल रीजनिंग के जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन अगर 2-4 बनेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट से, तो यहां से वो सारे हमने मोस्ट ऑफ द टाइम पर टिक कर लिए, और कहीं ना कहीं कैसे क्वेश्चन बनेगा इन सारे मुद्दों पर हमने बात कर ली है। क्लियर हो गया बेटा? तो अब जो हम नेक्स्ट क्लास में जो हम बात कर रहे हैं उसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे हम रीजनिंग के, साथ ही साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन से कनेक्टेड जो फैक्ट होंगे उनको भी प्रॉपरली मेंटेन करके चलेंगे, ठीक बात है। तो मिलते हैं अगली क्लास में विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड देयर सॉल्यूशंस, और साथ ही साथ में उनके लॉजिक्स की बात करेंगे।